नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके समक्ष कुछ सवाल रखने जा रहा हूं और उस सवाल का जवाब मैं भी ढूंढने का प्रयास करूंगा। सवाल है कि पवन सिंह को जिस बड़े ताम झाम धूमधाम के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा अपनी पार्टी में शामिल कराया है और जितना प्रचारित किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? आप दर्शकों से सवाल है कि क्या पवन सिंह के बारे में जितनी बातें प्रचारित की जा रही है, जितने हाय तौबा मचाए जा रहे हैं, क्या पवन सिंह शाहाबाद और मगध, जिसे हम पटना प्रमंडल और मगध प्रमंडल के रूप नाम से जानते हैं, क्या इस क्षेत्र में पवन सिंह चुनाव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को बदल पाएंगे? क्या आप भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो एनडीए का परफॉर्मेंस मगध और शाहाबाद में खराब रहा, इसमें केवल पवन सिंह फैक्टर था? तो ये दो सवाल का जवाब आप दीजिएगा और आज मैं भी आपके साथ कुछ तथ्यों को रखते हुए ये जानने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास करूंगा कि क्या पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए ताकत है, पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोरी भी बन सकते हैं, या पवन सिंह का फैक्टर का कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही पवन सिंह चुनाव कहां से लड़ेंगे? ये 3-4 सवाल आप हमारे समक्ष है, जिस पर बारी बारी से हम चर्चा करते हैं और इसकी चर्चा करने के लिए शुरुआत करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव, जब पवन सिंह ने काराकाट से नामांकन किया। काराकाट से पवन सिंह नामांकन क्यों किया? इसलिए कि पवन सिंह आरा से टिकट मांग रहे थे बीजेपी से। आसनसोल वाला मामला खत्म होने के बाद पवन सिंह की इच्छा थी कि आरा से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने आरा से लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। फिर पवन सिंह विपक्ष मतलब राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के तरफ गए और वहां से टिकट की उम्मीद की, लेकिन वहां भी निराशा मिली। इसलिए मिली कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन जो इंडिया अलायंस था, उसने अपनी रणनीति मगध शाहाबाद प्रमंडल के लिए पहले ही तैयार कर रखी थी और उस रणनीति में पवन सिंह कहीं फिट नहीं करते थे, क्योंकि इस क्षेत्र में महागठबंधन को सवर्ण विरोधी राजनीति करनी थी और उसमें ऑलरेडी एक राजपूत उम्मीदवार महागठबंधन के तरफ से टिकट मिलना तय था, बक्सर से सुधाकर सिंह का। तो फिर दूसरे के लिए कोई स्कोप बचता नहीं था, इसीलिए पवन सिंह को टिकट नहीं मिला। लेकिन पवन सिंह का उपयोग महागठबंधन के लोगों ने किया। पवन सिंह को कहा गया कि आप काराकाट एक ऐसा सीट है जहां पर आप जीत सकते हैं चुनाव, और क्यों जीत सकते हैं? इसलिए कि वहां पर जो एनडीए अलायंस है उसके उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो है राजाराम सिंह कुशवाहा। तो यदि आप अकेले सवर्ण उम्मीदवार होंगे, राजपूत उम्मीदवार होंगे, तो फिर वहां पर जो वोट का समीकरण है, उस समीकरण के अनुसार आप चुनाव जीत सकते हैं। और ये बातें पवन सिंह को समझ में आ गई। समझाने वालों का एक मकसद था। समझाने वालों का मकसद ये था कि आपको याद होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक इस अलग बात ये थी, उससे पहले के जितने भी चुनाव हुए थे, और इसमें एक अलग मामला ये था कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन एक नए फॉर्मूला पर राजनीतिक चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही थी। और वो फॉर्मूला ये था कि एमवाई समीकरण के साथ साथ महागठबंधन ने सबसे पहले सीपीआई-एमएल को जोड़ा और सीपीआई-एमएल के माध्यम से कुशवाहा जाति पर महागठबंधन ने फोकस किया, क्योंकि महागठबंधन को यह पता था कि कुर्मी जाति का वोट वो ले नहीं सकते नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री हैं, जब तक जिस तरफ नीतीश कुमार हैं उधर, ठीक है। इसके अलावे और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मगध और पटना प्रमंडल, जिसे हम मगध शाहाबाद कह रहे हैं, ठीक है, उसमें महागठबंधन की इंडिया अलायंस की ताकत को बढ़ा सके। इसीलिए कुशवाहा, आप याद देखिए, आप क्या है स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार 90 के बाद इतनी बड़ी संख्या में कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा महागठबंधन से, ठीक है। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, नवादा से श्रवण कुशवाहा, और पहले क्या स्थिति होती थी? औरंगाबाद से या तो यादव
या फिर राजपूत जाति के उम्मीदवार। जब कांग्रेस लड़ती थी तो वहां राजपूत उम्मीदवार हुआ करते थे। महागठबंधन जब चुनाव लड़ती थी तो वहां से उम्मीदवार राजद के प्रायः यादव जाति के हुआ करते थे। नवादा में भी इस चुनाव से पहले प्रायः आरजेडी के उम्मीदवार यादव जाति के हुआ करते थे। ठीक है, आरा में सीपीआईएमएल चुनाव लड़ी तो वहां पर वैश्य वर्ग के एक उम्मीदवार आ गए सीपीआईएमएल के। इससे पहले आरजेडी जब चुनाव लड़ी वहां पर या तो यादव जाति के उम्मीदवार रहे आरजेडी के, या फिर एक्सेप्शनली आप कह सकते हैं कुशवाहा जाति के उम्मीदवार रहे। तो ये सब जितने भी खेल हो रहे थे, इन सब खेल का मकसद एक ही था कि एनडीए से कुशवाहा जाति के मतदाताओं को तोड़ना। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से गलती एक हुई कि उपेंद्र कुशवाहा के अलावे किसी और कुशवाहा जाति के बड़े नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो सब ये एनडीए के लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जब हमारे साथ हैं, सम्राट चौधरी जब बिहार में डिप्टी सीएम है, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो कुशवाहा जाति के वोट के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है, किसी और की आवश्यकता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी के होते हुए एनडीए ये मान के चल रही थी कि कुशवाहा वोट के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए अंडर एस्टिमेट किया एनडीए ने। मामला क्या हुआ? मामला एक तो ये मैंने कहा जाता ना कि आग में घी डालना। तो पवन सिंह जब वहां से चुनाव लड़े तो ये आग में घी डाला गया, जिस आग को भड़काने में पहले से महागठबंधन लगी हुई थी। तो महागठबंधन के हाथ के खिलौना बने पवन सिंह कि किसी प्रकार से सवर्ण और कुशवाहा के बीच मतभेद की खाई इतनी चौड़ी कर दी जाए पवन सिंह के कारण, क्योंकि पवन सिंह सेलिब्रिटी भी हैं। मामला पूरा मीडिया में चला और जिस जो व्यूह रचना महागठबंधन ने किया था उसमें महागठबंधन को पूरी सफलता मिली 2024 के लोकसभा चुनाव में, और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यही सफलता मिली थी। क्यों? कारण मैंने बताया कुशवाहा फैक्टर। और कुशवाहा फैक्टर क्या है? कुशवाहा फैक्टर मतलब सीपीआईएमएल का इतिहास आप देखिए, आईपीएफ के दिनों से, इंडियन पीपुल्स फ्रंट के दिनों से सीपीआई, चूंकि 90 के बाद क्या हुआ कि बिहार की राजनीति में यादव जाति के लोग जो पिछड़ों में सबसे अधिक शक्ति संख्या बल के मामले में या फिर हर चीज में यादव जाति के लोग सबसे आगे थे, कुर्मी नीतीश कुमार के साथ। तो कुशवाहा एक ऐसा ब्लॉक था जिसके सहारे सीपीआईएमएल मगध और शाहाबाद के इलाके में रणवीर सेना का भी मुकाबला कर सकती थी। ठीक है, हर सेना का मुकाबला कर सकती थी, मगध और शाहाबाद के इलाके में। साथ ही जो सीपीआईएमएल के जो दलित समर्थक थे उनको संरक्षण देने के लिए भी एक मध्यवर्ती जाति की आवश्यकता थी सीपीआईएमएल को, और वो जाति बनके कुशवाहा का इस्तेमाल किया सीपीआईएमएल ने। इसीलिए आप देखेंगे अगर तो सीपीआईएमएल के 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवारों की संख्या कुशवाहा जाति से आप गिन लीजिए। महानंद सिंह अरवल, अरुण सिंह कुशवाहा आपके हो गए औरंगाबाद में। ठीक है, काराकट विधानसभा के विधायक। ठीक, कई कुशवाहा जाति के लोगों को सीपीआईएमएल ने टिकट दिया, न केवल मगध शाहाबाद में बल्कि सीवान में भी। ठीक है, सारण प्रमंडल में भी। ठीक है, इस प्रकार से ये खेल जो खेला गया उस खेल का फायदा 2020 में भी हुआ था। तो इसीलिए ये कहना कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल पवन सिंह फैक्टर के कारण एनडीए की हार हुई, ये पूरा का पूरा गलत है। केवल पवन सिंह फैक्टर नहीं था, पवन आग पहले से लगी हुई थी, पवन सिंह के रूप में एक केवल घी डाला गया। एक तो थोड़ा नुकसान कर सकते हैं आप, एक नैरेटिव तैयार करने में ये मददगार बना महागठबंधन के लिए। महागठबंधन ने बेहतर उपयोग किया और उपयोग करने में एनडीए विफल रही। ठीक है, अपने नैरेटिव के आधार पर। अब जब 2025 की हम बात कर रहे हैं तो 2025 में अगर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई पटना में अपनी पार्टी में, और इतना पर्चा हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि पवन सिंह के आने के बाद अब तो शाहाबाद जीत लिया, तो बीजेपी पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। पवन सिंह के नाम पर बीजेपी पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी, क्योंकि मगध और शाहाबाद की राजनीति को अगर समझना है तो 2-3 चीज पर हर वक्त ध्यान रखना होगा
कि मगध और शाहाबाद की राजनीति में एक बात तय है, सामाजिक समीकरण के आधार पर यहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होता। यहां पर एक बात याद रखिए, मैं बता रहा हूं बार बार, ठीक है, कि धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होता। जब धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होता है तो ध्रुवीकरण क्या होता है? सवर्ण और गैर सवर्ण का ध्रुवीकरण होता है मगध और शाहाबाद के इलाके में, मगध और पटना प्रमंडल के इलाके में। और वही ध्रुवीकरण कारण था कि पाटलिपुत्रा में भी रामकृपाल यादव को हार जाना पड़ा चुनाव, ठीक है। कई ऐसी विधानसभा सीटें आपको पता है, पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में 8 जिले ऐसे थे जहां पर कि एनडीए का खाता नहीं खुला था, एनडीए का खाता नहीं खुला था। ऐसे 8 जिले थे और इनमें सबसे बड़ी संख्या जो है, जो जिलों की थी, वो जिले थे इसी इलाके में, मगध और शाहाबाद के इलाके में। वो 8 जिले थे जिसमें एनडीए का खाता नहीं खुला था। अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, खाता नहीं खुला था बीजेपी का, एनडीए का। और आप पवन सिंह के बहाने अगर फिर उसी ध्रुवीकरण की राजनीति हुई तो फिर आप पवन सिंह को ला रहे हैं और इतना हंगामा कर रहे हैं। आप आशुतोष भूमिहार को लेकर आ रहे हैं पार्टी के अंदर। बीजेपी के लोग, मुझे लगता है बिहार की राजनीति को, अमित शाह चाणक्य होंगे अन्य राज्यों के लिए, लेकिन बिहार की राजनीति के लिए मुझे लगता है कि कई बार सुसाइडल डिसीजन होता है, कई बार भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का। और नीतीश कुमार की भी पहचान, छवि अब वो लव कुश के नेता के रूप में, अब वो नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। सम्राट चौधरी की कितनी स्वीकृति है हमने देखा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में देखा है। उपेंद्र कुशवाहा भी आजमाए जा चुके हैं, कई बार आजमाए जा चुके हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बीमारी कुछ, इलाज दूसरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर यही हाल रहा तो फिर परिणाम 2024 लोकसभा चुनाव और 2020 विधानसभा चुनाव से अलग होने की संभावना नहीं है। मैंने कहा कि जातिगत ध्रुवीकरण हुआ है मगध में और शाहाबाद प्रमंडल में। उत्तर बिहार की तरह दरभंगा प्रमंडल, चंपारण, कोसी, पूर्णिया, इन सब जगहों में धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। इसलिए यादव जाति के लोग भी बीजेपी को वोट डालते हैं। लेकिन यह जो इलाका है, यहां जातीय ध्रुवीकरण होता है। और जातीय ध्रुवीकरण 2 प्रकार का होता है, यादवों के खिलाफ भी ध्रुवीकरण होता है और सवर्णों के खिलाफ भी ध्रुवीकरण होता है। तो बीजेपी और एनडीए की एकमात्र कोशिश होनी चाहिए कि इस इलाके में सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण नहीं हो। और जब बीजेपी और एनडीए पवन सिंह को इतना तामझाम के साथ पार्टी में शामिल कराती है, लगता है कि केवल पवन सिंह फैक्टर से ही हम हारे थे और इस बार तो मार लिया बाजी। जब आशुतोष भूमिहार जैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने माथे पे लेकर घूमती है तो फिर मामला सारिका पासवान का भी आएगा चुनाव प्रचार के दिनों में। तो कैसे डिफेंड करेगी भारतीय जनता पार्टी? तो इन सब सवालों का जवाब बीजेपी को ढूंढना होगा। आप क्या सोचते हैं, आप बताइएगा। और दूसरा, कहां से लड़ेंगे चुनाव? कई विधानसभा सीटें हैं सारण प्रमंडल में, चर्चा तो यहां तक चल रही है, शायद छपरा से लड़ाने की बात हो रही है पवन सिंह को। बीजेपी अगर ये करे सारण प्रमंडल में तो बीजेपी के हित में ज्यादा बढ़िया होगा। शाहाबाद में यदि बीजेपी फिर से पवन सिंह को लेकर आएगी, अगर पवन सिंह को एक फैक्टर बनाएगी तो बीजेपी का नुकसान होना तय है। आप याद रखिए 2020 विधानसभा चुनाव से पहले तक ये जो इलाका है इसमें कुछ 95 से लेकर 2010 तक, जब तक बीजेपी नीतीश कुमार के साथ लड़ी, नीतीश से अलग भी हो गई, तब भी आप कह सकते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां कुशवाहा जाति के लोग बीजेपी के साथ रहे तब तक, जब तक सीपीआई एमएल का गठबंधन आरजेडी के साथ नहीं हुआ, तब तक बीजेपी और एनडीए इस इलाके में भी क्लीन स्वीप करती रही, वैसे ही जैसे उत्तर बिहार में किया करती है। तो इसीलिए जब
कभी बीजेपी चर्चा करती है कि आरा से लड़ाना चाहिए पवन सिंह को, औरंगाबाद से लड़ाना चाहिए, तो बीजेपी निश्चित रूप से 2020 और विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम को दोहराने के लिए तैयार रहे। हाँ, यदि बीजेपी मगध शाहाबाद में ही पवन सिंह को लड़ाना चाहती है तो लड़ाने के लिए कई सीटें हैं, आरा है, बरहरा है, नबीनगर है, औरंगाबाद है। लेकिन औरंगाबाद विधानसभा सीट वो है जहां पर कि बीजेपी के अपने बड़े नेता वहां पर पवन सिंह का विरोध कर दे सकते हैं। रामाधार सिंह है वहां, जो कि पूर्व मंत्री रहे, वहां के सांसद, पूर्व सांसद सुशील सिंह, वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये सब चुनौतियां हैं बीजेपी के समक्ष, बड़ी चुनौतियां हैं। क्योंकि अगर आप चर्चा होती है कई बार राजकुमार सिंह के हारने का आरा से, तो आरा से राजकुमार सिंह को हराने में बीजेपी के भोजपुर जिले के ही बड़े नेता का भी हाथ रहा है। राजपूत जाति के नेता का हाथ रहा है राजकुमार सिंह को हराने का। केवल इसलिए नहीं हारे राजकुमार सिंह कि राजकुमार सिंह को कुशवाहा ने वोट नहीं दिया, बल्कि इसलिए भी हारे कि राजपूत नेता ने भी राजकुमार सिंह को हराने के लिए साजिश रची थी और वो बीजेपी में ही थे। तो ऐसे कई खेल किए गए थे। तब उसका परिणाम क्या होता है, फिर इस पर तो नजर हमारी बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। मैं एक बार केवल दोहरा देता हूं, बीजेपी इसलिए नहीं हारी थी मगध प्रमंडल शाहाबाद में कि बीजेपी को राजपूतों ने वोट नहीं दिया था। बीजेपी इसलिए नहीं हारी थी कि बीजेपी को भूमिहारों ने वोट नहीं दिया था, बल्कि बीजेपी इसलिए आ रही थी कि बीजेपी के खिलाफ वो कुशवाहा समाज जो 2014 तक 1995 से लेकर 2014 तक बीजेपी के साथ रहा, लालू प्रसाद यादव की राजनीति के खिलाफ रहा, वो कुशवाहा समाज, और कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द दलित मतदाता। एक बात मैं बताऊं आपको, CPI-ML की ताकत दलित वोटर हैं, लेकिन उन दलितों को संरक्षण देने के लिए कुशवाहा नेता बड़े काम के होते हैं CPI-ML के। तो इसीलिए बीजेपी के लिए कुशवाहा जाति को साधना सबसे पहली आवश्यकता है मगध और शाहाबाद प्रमंडल में। साथ ही उसका असर आपको सारण प्रमंडल में भी पड़ना है। सारण में भी कुशवाहा जाति के वोटों की संख्या अच्छी खासी है। याद देख लीजिए परिणाम निकाल कर देखिए आप। वामपंथी दलों को सफलता इन्हीं 3 क्षेत्रों में मिली है और उसी के बल पे आरजेडी को भी मिली है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी अन्य मुद्दे पर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।